अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के महज 8 महीने का वक्त बचा है। समय कितनी तेजी से भाग रहा है, शायद हम और आप इसको समझ भी नहीं पा रहे होंगे, और वक्त कितनी तेजी से बीत गया। 4 साल से अधिक का सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इसी वर्ष दिसंबर से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और फरवरी तक चुनाव करा लिए जाएंगे। मार्च में नई सरकार का गठन भी होगा। यानी अब सरकार के पास वक्त कितना बचा है? 8 महीने का। और ये 8 महीने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। कई मामले में बहुत ही डिसाइसिव, निर्णायक और कई मामलों में बहुत ही रोमांचक होगा उत्तर प्रदेश का इस बार का विधानसभा का चुनाव, जिसकी तैयारी में अब महज बहुत थोड़ा सा वक्त लोगों के पास शेष है, विशेष तौर पर कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है अपना किला बचाना। पश्चिम में जिस प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेचैन कर रखा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों ने जीना हराम कर रखा है लोगों का। आप प्रतिदिन समाचार पत्र और चैनलों में उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए आपराधिक घटनाक्रम की खबर देखकर बेचैन होते होंगे, परेशान होते होंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी की सरकार घिरी हुई है। सिर्फ एक मुद्दा है हिंदुत्व, जिसके सहारे बीजेपी को लगता है कि वो इस चुनावी वैतरणी को पार कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर चिंतन और मंथन है कि 2022 का चुनाव वो कैसे हैंडल करें और किस आधार पर करें। सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर बताने के लिए सिर्फ आंकड़े हैं। जमीन पर कोई बड़ी परियोजना सरकार अभी 4 साल बीतने के बाद भी उतार नहीं पाई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, उनके वर्कर्स का मनोबल गिरा हुआ है। उसका कारण क्या है कि उनके कार्यकर्ताओं की न तो सुनवाई होती है, न उनको कोई पूछता है, न विधायकों की कोई पूछ है, न सांसदों की, न मंत्रियों की। मंत्री अपने विभाग में खुद ही असहाय हैं। विधायक की कोई सुनता नहीं और सांसद की तो वैसे भी कोई हलो नहीं लेता। इस कारण बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ मनोबल, आर्थिक मंदी, ये सब बड़ी चुनौतियों के बीच बीजेपी को अपना किला बचाना है। विपक्ष के पास बहुत कुछ खोने को नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से उसका किला छीनने में विपक्ष कामयाब होगा? और विपक्ष में कौन कौन? लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव की सक्रियता उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, जनपदों में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों के भीतर अखिलेश यादव तकरीबन 170 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी ने सत्ता छीनी थी, यह कहकर कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो अब समाजवादी पार्टी के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती विद्यमान है। अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना और जो छिटक चुके थे उनको वापस जोड़ना, छोटे दलों से गठबंधन और उस गठबंधन को मजबूत करना। अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो परेशानी ये है कि इस बार अब की उनको बीएसपी का साथ नहीं है, जो उनको लोकसभा के चुनाव में था। लेकिन कांग्रेस के साथ भी जाकर और बीएसपी के साथ भी जाकर वो जो धोखा खाए हैं और समाजवादी पार्टी ने नुकसान झेला, शायद उससे उनको सीख भी मिल गई होगी। इसीलिए आजकल वो हमेशा अपने बयानों में सिर्फ छोटे दलों की बात करते हैं। बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी जाएगी नहीं। तो क्या समाजवादी पार्टी बूथ से वोट निकाल पाएगी, वोट निकलवा के डलवा पाएगी? समाजवादी पार्टी के पास क्या अभी भी उस तरह का करिश्मेटिक उनके वर्कर्स में ताकत बची है कि वो पार्टी नेतृत्व के द्वारा दिए गए किसी भी एक कॉल पर इस प्रकार की वोटिंग करा पाएं? हालांकि ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन देखना होगा कितनी कामयाब होगी। तो वो छोटे दल कौन है जिनके साथ समाजवादी पार्टी जाना चाहेगी या जा रही है? आरएलडी और महान दल के अलावा अभी कोई तीसरा कोई बड़ा धड़ा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा है। यह एक राजनीतिक सच है। तो वो कौन से दल है जिनके साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? चूंकि लार्जेस्ट अपोजिशन है समाजवादी पार्टी, इसलिए सबकी निगाहें उसी के ऊपर ज्यादा रहेंगी।
बीएसपी ने अपना पत्ता खोल दिया है, स्पष्ट कर दिया है। मायावती ने कहा है कि वो किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, अकेले जाएंगी मैदान में। लेकिन चुनाव आते आते अब रणनीतियां और अवसर भी बदल सकते हैं कि कौन किस तरफ जाने वाला है। आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और भी छोटे छोटे अलायंस पार्टी जो उनकी बनी हुई हैं, इनका क्या आगे का भविष्य होगा? पीस पार्टी आगे चलकर क्या करेगी? क्योंकि ये छोटे छोटे दल दिखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनके पास एक सर्टेन वोट बैंक होता है। जैसे बीजेपी आजकल निषाद पार्टी को पटा रही है। निषाद और बिंद समाज की बड़ी हिस्सेदारी यमुना पट्टी की बेल्ट में है। अपना दल ऑलरेडी बीजेपी के साथ मौजूद है, लेकिन उनका मनोबल गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको अनुप्रिया पटेल को मंत्री नहीं बनाया गया। आशीष पटेल को भी कुछ खास नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक एमएलसी की सीट मिली हुई है। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस क्या करने वाली है? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कब से कैंपेन करेंगी? और क्या कोई गठबंधन का विकल्प खुला हुआ है, या फिर कांग्रेस अकेले चुनाव में जाएगी? अगर कांग्रेस अकेले चुनाव में जाती तो आज की डेट में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है क्राइम, कास्ट, कोरोना और करप्शन, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बिजली की बढ़ी हुई कीमतें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, टूटी हुई सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्वस्त होना, शैक्षिक वातावरण का लगभग खत्म होना, रोजगार है नहीं आप उत्तर प्रदेश के भीतर, काम धंधा चौपट पड़ा है लोगों का, नौकरियां हैं नहीं, 84 विभाग में लाखों नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। कल की डिबेट में हमने दिखाया कि जिस आयोग का गठन ही नौकरी देने के लिए हुआ, वही आयोग रोजगार में सबसे बड़ी अड़चन बनकर खड़ा हुआ है और उसने एक भी परीक्षा को कंप्लीट नहीं कराया, 2016 की एक परीक्षा को छोड़कर, वो भी पिछली सरकार की थी। ये बड़े मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों को अपोजिशन कैश कर पाएगा या चुनाव बीजेपी की पिच पे लड़ा जाएगा? चुनाव किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर राज कौन करेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है और गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयानात आप सुने, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट आज आगे बढ़ाएंगे। सभी राजनीतिक दल, उनको संवैधानिक अधिकार है, वो चुनाव में जा सकते हैं अपने एजेंडे के साथ, अपने विजन के साथ, और उनकी स्वीकार्यता जो जनता के बीच होती है यही उनके कद को तय करती है। तो इसकी निर्णायक तो जनता जनार्दन होगी कि किसको महत्व देती है, वो छोटे दल हों या बड़े दल हों। मैं ऐसा मानता हूं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जब हम 13 में चुनाव लड़ने गए, हमें कहा गया 6% वोट भी नहीं आएगा, 2 सीट भी इनकी नहीं आएगी। 13 में हमने सरकार बनाई, 15 में 67 सीटें लेके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 62 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अगर हमारी बातों पे लोग भरोसा करेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमको अपना समर्थन देंगे, ये हमारा भरोसा है। 2012 से 2017 तक समाजवादियों ने काम करके दिखाया है। जनता को एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सिर्फ नफरत की राजनीति करती है और दूसरे दल भी समाजवादी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। केवल 3 पार्टियों के बीच में, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में लड़ाई होने जा रही है। छोटी पार्टियों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई राजनीतिक रिलेवेंस ना पहले कभी रहा है और ना आज होने वाला है। दल छोटा हो या बड़ा हो, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क इस बात से जरूर पड़ेगा कि आप जिन वादों और जिन विषयों के साथ, जनमानस से जुड़े हुए जिन मुद्दों के साथ आप जनता के मध्य में आते हैं, यदि उन पे आप खरे उतरते हैं तो आपका भविष्य हमेशा उज्जवल है। तो आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस